स्टूडेंट, वेलकम बैक टू जीएसपी क्लासेस। तो बच्चों, हमारी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही थी फिजिक्स की, आज उसमें मैं आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ। ठीक है, एक नया क्वेश्चन है क्योंकि लगभग 2 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था फिजिक्स से रिलेटेड, क्योंकि मैं थोड़ा सा मॉडल पेपर सॉल्व कराने में लगा हुआ था। तो आज जरा समझते हैं हमारा नया टॉपिक, वृत्ताकार लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो देखिए लास्ट में बच्चों आपने पढ़ा था वृत्ताकार लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, रिवाइंड करा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ एक तार से बना रखा है, क्या होता है लूप। ठीक है, जैसे यहाँ क्या है, एक वृत्ताकार लूप के लिए क्या करते हैं, जैसे यहाँ मैंने बनाया हुआ है एक लूप। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है, तार के कई सारे फेरों को लपेट दिया जाता है गोल 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 इस तरीके से, तो जो बनता है वो लूप बनता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस लूप के केंद्र पर क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना था। लास्ट टाइम हमने क्या निकाला था, इस लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो जैसे कि ये क्या लूप है, तो इसके केंद्र यहाँ पर, ठीक है, केंद्र यहाँ होगा, तो इस पॉइंट पर क्या निकाला था, चुंबकीय क्षेत्र निकालना था। और आज हमारा टॉपिक क्या होगा, इसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। तो इसकी अक्ष क्या हो जाएगी, ये इसकी अक्ष हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, इसकी अक्ष हो जाएगी। और इस अक्ष के किसी पॉइंट पी पे क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र। तो देखिए यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। ठीक है, आप देखिए थोड़ा सा अभी समझ लीजिए। अभी आपको मैं एक कुछ इमेज दिखा दूंगा इससे रिलेटेड, जिससे आप इसको समझ पाएँ। ठीक है, 3D इमेज। तो यहाँ पर क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र। तो देखिए यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र निकालूंगा इससे। तो देखिए, तो इस पॉइंट पर मान लेता हूँ इसकी जो रेडियस है ए है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, एक्स। तो इसको मैं डायग्राम में बना देता हूँ, उसके बाद हम बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए समझिए, यहाँ पर मैंने मान लीजिए ए, ये इसका केंद्र है, और इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, ए। ठीक है, और एक्स मीटर की दूरी पर ये क्या हो जाएगी, इसकी अक्ष हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना इस पॉइंट पर। ठीक है, कितनी दूरी पर है केंद्र से, एक्स मीटर की दूरी पर। कितना, एक्स मीटर की दूरी पर। तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा अच्छी तरह कि चुंबकीय क्षेत्र हम किसके नियम से निकालते थे, बायो-सैवर्ट के नियम से। और बायो-सैवर्ट नियम कब लागू होता है, एक छोटे डीएल खंड के लिए लागू होता है। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट काट लेते हैं, डीएल। ठीक है, तो ये छोटा सा एलिमेंट हमने काट लिया, और इसमें मान लेते हैं धारा की दिशा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिए। तो इस डीएल खंड के कारण इस पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मिला लेते हैं, ये कितनी है, आर मान लेते हैं। ठीक है, कितनी आर। तो जरा देखिए, डीएल खंड के कारण, डीएल खंड के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये कंसेप्ट बच्चों आगे टॉरॉयड और परिनालिका में बहुत ज़्यादा यूज होगा, तो ध्यान से समझें। डीएल खंड के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो कितना हो जाएगा, डीवी इक्वल टू बायो-सैवर्ट के नियम से लिख दोगे, बायो-सैवर्ट के नियम से। ठीक है, तो बायो-सैवर्ट का नियम क्या कहता है, अच्छी तरह याद होगा, डीवी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये कितनी दूरी, आर, तो कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ा था बायो-सैवर्ट का नियम। तो ये क्या हो जाएगा, डी वी इज इक्वल टू, सॉल्व करते हैं, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, थीटा कितना है 90, साइन कितना हो जाएगा 90 अपॉन आर स्क्वायर। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। अब थोड़ा सा डाउट आ रहा होगा, ये 90 डिग्री कैसे, तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलिए। ठीक है, क्योंकि इसको फील करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो थीटा बन रहा है वो 90 है। अब आपको लग रहा होगा कि 90 कैसे हो जाएगा, तो देखिए मैं फील कराता हूँ, क्योंकि आप 2D इमेज देख रहे हो, 3D में देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो देखिए जरा इसको, ये क्या है, लूप है। इसका अगर मैं डीएल खंड काटूँ, तो डीएल खंड कौन सा हो जाएगा, तो ये वाला डीएल खंड हो जाएगा। ठीक है, ये वाला इससे क्या हो जाएगा, इसका तार की लंबाई हो जाएगी। थोड़ा आपको ग्रीन कलर का दिख रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, इस वाले भाग को देखिए। ठीक है, और यहाँ पर क्या इसकी एक्सिस है, ये क्या इसकी एक्सिस है। ठीक है, ये एक्सिस है, अक्ष है, और यहाँ पर क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मिलाऊंगा, तो जरा ध्यान से देखिए इन दोनों के बीच में। ठीक है, इन दोनों के बीच, अब मेरे को इससे कोई काम नहीं, थोड़ा सा इसको साइड कर देता हूँ मैं। ठीक है, जरा देखिए यहाँ से जो दूरी है, इन दोनों के बीच में कोण पता करिए। ठीक है, इन दोनों के बीच में कोण कितना बन रहा है, 90 डिग्री लगभग बन रहा है। ठीक है,
कितना बनेगा 90 डिग्री। ठीक है, कितना बन रहा है देखिए इस तरीके से बनेगा। तो इन दोनों के बीच में कोण कितना है 90 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार ये थीटा कितना था 90 डिग्री, और इस कोण को मान लीजिए फाई। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, अब निकालते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होगी, तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं, दाएं हाथ के हथेली के नियम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जरा देखिए इसमें जो लूप है ये लूप है। ठीक है, तो दाएं हाथ के हथेली के नियम के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, शायद आप लोग भूल गए होंगे। तो क्या करते हैं इसमें कि हम अपने उंगलियों को उस ओर रखते हैं जिधर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, अंगूठा उधर रखेंगे जिधर धारा है। तो मान लीजिए ये लूप है और इसमें धारा इस तरीके से प्रवाहित हो रही है, तो मुझे अपनी उंगलियों को इस तरीके से रखना पड़ेगा, जैसा शायद आप देख पा रहे होंगे वीडियो में कि इस तरीके से। ठीक है, तो अंगूठा धारा की दिशा में और बिंदु पी की ओर क्या है चुंबकीय, तो हथेली ऊपर की ओर धक्का देगी, इधर की साइड में, इधर की साइड धक्का देगी, तो इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा होगी वो कैसे होगी, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आप इमेज में देख लेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा वैसे तो। ठीक है, ये किसकी दिशा होगी, चुंबकीय क्षेत्र, तो इसको मैं बोल देता हूँ dB1। ठीक है, ये क्या बोल देता हूँ dB1, क्योंकि देखिए छोटे से खंड के कारण। अच्छा ऐसे क्या होगी, अगर एक खंड में यहाँ काट लूँ तो इधर हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो कितना आ जाएगा dB1। अब देखिए इसको भी मिला देते हैं, ये कितना R। अब जरा देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, इन दोनों की दिशा क्या है, भिन्न भिन्न है। तो यहाँ लिख दोगे चुंबकीय क्षेत्र, थोड़ा सा मैं इधर लिख लेता हूँ क्योंकि मेरे को स्पेस चाहिए, थोड़ा सा लेंदी है। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र dB1 तथा dB2 की दिशाएं भिन्न भिन्न हैं। ठीक है, भिन्न भिन्न है। तब क्या करेंगे, क्योंकि अब इन्हें जोड़ तो सकते नहीं, तो इसके लिए तो इन्हें लंबवत तथा क्षैतिज घटकों में तोड़ने पर, लंबवत तथा क्षैतिज घटकों में तोड़ने पर, लंबवत तथा क्षैतिज घटकों में तोड़ दें, क्षैतिज घटकों में तोड़ने पर। अब तोड़ते कैसे हैं जरा वापस से समझ लो, सिखाया तो है मैंने। ठीक है, यदि कोई न्यू स्टूडेंट है तो उसको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इनको तोड़ना है तो पहले एक्सिस बना लेते हैं। ठीक है, ये फाई है तो ये पूरा कितना 90 है, ये पूरा 90 है। ठीक है, फाई निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 90 माइनस फाई, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी पूरा 90 है, तो ये कितना हो जाएगा फाई। इसी प्रकार ये फाई हो जाएगा। तो देख इसका देखिए जिधर कोण होता है, जिधर एंगल होता है उधर क्या होता है कॉस थीटा, तो इसे तोड़ेंगे इधर की ओर, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा dB1 cos फाई, और उसके ठीक लंबवत क्या आ जाता है साइन फाई, तो ये क्या हो जाएगा dB1 साइन फाई। ऐसे इसको तोड़ेंगे तो देखिए इधर की साइड में क्या आ जाएगा, इसका dB2 cos फाई, और इधर तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा dB2 साइन फाई। ठीक है, तो इस प्रकार इसको वेक्टर विभाजन हो जाएंगे। तो जरा लिखते हैं, चूंकि लिख दोगे, चूंकि dB1 cos फाई तथा dB2 cos फाई की दिशाएं भिन्न भिन्न हैं। ठीक है, इनकी क्या है दिशा भिन्न भिन्न है। जरा देखिए एक दूसरे विपरीत है, ऐसे लिख सकते हो, दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक है, जरा देखिए इनकी दिशा क्या है, एक दूसरे विपरीत, तो एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, ख़त्म हो जाएंगे। अतः ये एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। ठीक है, अब बचा कौन सा, ये वाला बचा। तब कुल चुंबकीय क्षेत्र किसके बराबर होगा, कुल चुंबकीय क्षेत्र ध्यान दीजिए, तो ये हो जाएगा dB बराबर कितना हो जाएगा dB1 साइन फाई, क्योंकि साइन फाई का ही कंपोनेंट बचेगा। ठीक है, तो अब देखिए इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन dB इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dB1 साइन फाई।
dv1 का मान यहाँ से रख लेते हैं, ये कितना है dv1, तो कितना हो जाएगा, नाम दे देते हैं dv1, तो यहाँ वैल्यू रख देते हैं, कितना हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ से रख रहा हूँ, देखते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर साइन फाई। तो ज़रा देखिए यहाँ से कि ये वाला हिस्सा क्या है, तुम्हारा कांस्टेंट है, तो बाहर निकालेंगे जो जो कांस्टेंट है, तो ये इसमें दे रखा है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डी एल, साइन फाई भी कांस्टेंट है, उसको भी बाहर निकाल लेते हैं साइन फाई, और ये कितना हो जाएगा बी, ठीक है। अच्छा बी बराबर कितना हो जाए, ज़रा देखिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर साइन फाई, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका ये पूरी लंबाई आ जाएगी, ज़रा देखिए, ये पूरी लंबाई इंक्लूड होकर आएगी, तो ये कितनी है 2 पाई ए, कितना हो जाएगा बच्चों 2 पाई ए, ठीक है। इससे इसको काट देंगे तो 2 बार कट जाएगा, तो ज़रा देखिए क्या आ गया, म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर स्क्वायर, और ए है तो ये आ जाएगा साइन फाई, ठीक है। अब ज़रा देखिए साइन फाई का मान निकालेंगे, तो इस वाले ट्रायंगल को देखो ज़रा, ठीक है, इसको मैं यहाँ बना देता हूँ इस जगह, ये कितना ए है और ये कितना एक्स, ठीक है, और ये कितना है थीटा, और ये आर है, ये फाई है, ठीक है। तो यहाँ साइन फाई निकालो, कितना हो जाएगा, साइन फाई बराबर कितना होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है, थीटा के सामने क्या होता है लंब, तो ए अपॉन आर, इसे पुट कर देते हैं नीचे, यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा v इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 आई ए अपॉन आर स्क्वायर, और साइन फाई की वैल्यू ए अपॉन आर, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब, ठीक है। तो इसको इधर लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 आई ए स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, ठीक है। ज़रा इस ट्रायंगल को देखिए, यहाँ से अगर मैं इसको देखूँ, ठीक है, नीचे लिख लेता हूँ, इसको बना लेता हूँ, देखिए ज़रा, ये फाई है, ये ए है, ये आर है, और ये कितना एक्स, और यहाँ से आर का टर्म निकालूँ तो आर बराबर कितना हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आप लोगों ने पढ़ी होगी, क्या होता है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, तो सॉरी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो आर का मान यहाँ रख दें, तो आर बराबर निकालें कितना हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें पुट कर देते हैं, बी बराबर कितना हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 आई ए स्क्वायर अपॉन आर की जगह रख देते हैं, ये कितना हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्यूब, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को आपको विशेषकर याद रखना है, ठीक है। तो इसके कारण इसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है इतना, अगर यदि कुंडली में एन फेरे हो, फेरों की संख्या एन हो, फेरों की संख्या एन हो, तब क्या हो जाएगा, एन का गुणा कर देंगे, देखिए क्योंकि एक फेरे के कारण इतना है, तो दो के कारण कितना हो जाएगा 2 गुना, 3 के कारण 3 गुना, तो अगर एन के कारण निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो एन गुना, तो बी बराबर कितना हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 और एन का गुणा कर दें एन आई ए स्क्वायर अपॉन ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर, तो देखिए रूट का मतलब कितना है 1/2, और घात 3 है तो कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है। तो ये आ गया चुंबकीय क्षेत्र। अब रही थ्योरी कैसे लिखनी है, तो वही सीक्वेंस है जो आप डायग्राम में करते हो वही लिखना है। तो देखिए कैसे लिखोगे, माना एक ए मीटर त्रिज्या का वृत्तीय लूप है जिसमें आई एम्पियर की धारा चित्र अनुसार प्रवाहित की गई है, ठीक है, जैसा चित्र में दिखाया है। अच्छा फिर क्या है, इसके केंद्र से तथा इसके केंद्र से इसकी अक्ष पर x मीटर की दूरी पर
की दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तब। ठीक है, तो इस प्रकार से इस डेरिवेशन को करना है हमें सॉल्व। ठीक है, आपके सामने सीक्वेंस ले लिखा हुआ है, पेपर में भी आपको ऐसे ही लिखना है। तो अब जरा अगले टॉपिक को देखते हैं। देखते हैं परिनालिका। ठीक है, जैसा कि अभी आपने कुछ चित्र दिखाए गए थे, आपने चित्र जिसका देखा था वो परिनालिका थी। अब देखिए उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो परिनालिका टॉपिक है हमारा परिनालिका। जैसा कि आपने डायग्राम में देख ही लिया होगा किस तरीके से दिख रही थी, कैसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में उनको प्रयोग किया जाता है। तो परिनालिका क्या होती है कि एक बेलनाकार कुंडलिनी होती है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, यह एक लंबी बेलनाकार कुंडलिनी होती है जिस पर तांबे के तार एक दूसरे से सटाने का मतलब है सटाकर यह एक लंबी बेलनाकार कुंडली होती है जिस पर तांबे के तार एक दूसरे से सटाकर लपेटे जाते हैं। ठीक है, लपेटे जाते हैं। ठीक है, जरा समझिए, मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ। देखिए इस तरीके का एक खोखला मतलब चीनी मिट्टी का बेलन होता है। तो ये मैंने बना लिया और इस पर क्या किया जाता है, तांबे के फेरे एक दूसरे से सटाकर लपेटे जाते हैं। देखिए मैं यहाँ तो नहीं बना पाऊँगा इतना अच्छे से, आपको डायग्राम दिखाया हुआ है, मैं सरल सा बनाने वाला हूँ और आपको भी एग्ज़ाम में इसी तरीके से बनाना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना। तो इस प्रकार का जो होता है वो क्या कहलाता है, परिनालिका। ठीक है, जरा ऐसे समझिए। देखिए जैसे ये मेरा पेन है और इसके ऊपर क्या कर दिया जाता है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ इस तरीके से इसके ऊपर क्या लगा दिए जाते हैं, फेरे लगा दिए जाते हैं एक दूसरे से सटा करके। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तांबे के फेरे। तो जो बनती है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं बच्चों परिनालिका। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कैमरे में। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, परिनालिका। तो जरा समझते हैं हमारा टॉपिक क्या आ गया। हाँ, परिनालिका को अभी हमें सॉल्व करना है। तो कभी कभी पूछ लेता है एक आदर्श परिनालिका, 1 नंबर में पूछ लेता है। तो समझते हैं आदर्श परिनालिका के बारे में। तो देखिए जो आदर्श परिनालिका होती है, आदर्श परिनालिका की लंबाई इसकी त्रिज्या की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। ठीक है, मैथमेटिकली बोलो तो मान लीजिए इसकी क्या लेंथ L है और ये कितनी है इसकी रेडियस। ठीक है, तो जो L होता है, जो L का मान होता है वो ग्रेटर देन टू R होता है, यानी R से बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से जो आदर्श परिनालिका होती हैं। और ये जो परिनालिका है एक क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करती है। परिनालिका एक क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करती है। क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करती है। ठीक है, ऐसे समझिए आप लोगों ने, क्षण चुंबक एक सीधी जो चुंबक होती है उसी की तरह व्यवहार करती है। इसका एक साइड क्या बन जाती है, नॉर्थ बन जाती है, एक साउथ बन जाती है। ठीक है, तो अब देखिए इसको थोड़ा सा डेरिवेशन कर लेते हैं, इसका जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कितना होता है। ठीक है, तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र के लिए जरा अगर मैं इसको काट दूं, ध्यान देना, इसको काट दूं तो कुछ इस प्रकार की डायग्राम। देखिए ध्यान से देखिए, तार यहाँ से आ रहा है। ठीक है,
तो तार यहाँ से आ रहा है, इधर साइड से आ रहा है, तो आपकी ओर आ रहा है तो डॉट से इधर जाऊँगा, और देखिए यहाँ से प्रेस कर रहा है तो क्रॉस से। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा इस जगह बनाने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ से तार को काटेंगे तो ऐसे आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये बना लेता हूँ मैं डायग्राम। देखिए मैंने इसको थोड़ा सा अनुदैर्ध्य तरीके से काट दिया है। तो देखिए यहाँ से तार निकल रहा है और इसमें ऐसे जा रहा है। ठीक है, ऐसे घूम करके वापस आ रहा है, फिर इसमें से इस तरह, तो ऊपर से क्या आ रही है, धारा आ रही है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैं जूम करके बना लेता हूँ। ठीक है, इसको जूम करके, तो देखिए आपको चीज़ों को, डायग्राम को जितने अच्छे से बनाओगे और उतने अच्छे से आप चीज़ों का एक्सप्लेन कर सकते हो। थोड़ा सा मैंने दूर दूर बना लिया। तो ज़रा ध्यान दीजिए, इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो देखिए बीच में किस तरीके से होगा, बीच में सेम इस तरीके से होगा। ठीक है, तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड रेखा होंगी, और यहाँ देखोगे तो कुछ इस तरीके से होंगी, और इसके चारों ओर, ये आपका एनसीईआरटी में ऐसा डायग्राम दे रखा है, आपने देखा होगा। ठीक है, क्योंकि देखो तार ऐसे करके आ रहा है, तो तार की दिशा में अंगूठा और इस तरीके से उंगली कर्ल करेंगे तो ऐसे गोल गोल घूमेंगी। ठीक है, ऐसे क्या होगी, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की दिशा होगी। ठीक है, तो इसके कारण ऐसे होगी कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका चुंबकीय क्षेत्र डायग्राम, जो इसके अंदर परिनालिका के अंदर जैसा चुंबकीय क्षेत्र है, तो कुछ इस प्रकार से है जो मैंने आपको दिखाया हुआ। और बनाना चाहो तो थोड़ा और बना सकते हो, बट इतना काफ़ी है। तो अब आगे समझते हैं। माना 1 मीटर लंबाई में, 1 मीटर लंबाई में फेरों की संख्या बराबर n है। ठीक है, 1 मीटर लंबाई में कितने फेरे मान लेते हैं, n। तब देखिए क्या होगा, और कुल फेरों की संख्या, इसको स्मॉल n से दर्शा लो। कुल फेरों की संख्या बराबर n। ठीक है, देखिए समझिए, मान लीजिए ये जो परिनालिका है बहुत ज़्यादा लंबी है, और इसमें कुल फेरे कितने n। ठीक है, कुल फेरे कितने l, और n फेरे, कुल फेरों की संख्या कितनी n, और इसकी लंबाई कितनी l। तब देखिए, तब 1 मीटर लंबाई में फेरे कितने हो जाएंगे, तब 1 मीटर लंबाई में फेरे तो स्मॉल n से प्रदर्शित किया है, तो n बराबर कितना हो जाएगा, कुल लंबाई में कितने n, और एक लंबाई में क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, n = n/l। इसको मैं आगे प्रयोग करूँगा। ठीक है, अब ज़रा देखिए यहाँ तक, तो अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिस पे हमें फोकस करना है। ठीक है, बस आपको क्या क्या बातें याद रखनी है अभी तक। परिनालिका के ये एक लंबी बेलनाकार कुंडली होती है जिस पर तांबे के तार एक दूसरे से सटाकर लपेट दिए जाते हैं। आदर्श परिनालिका क्या होती है, एक ऐसी परिनालिका जिसकी लंबाई उसकी त्रिज्या की अपेक्षा बहुत अधिक होती है, उस परिनालिका को क्या बोलते हैं, आदर्श परिनालिका। और आदर्श परिनालिका किसकी तरह व्यवहार करती है, चुंबक की तरह व्यवहार करती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसका डायग्राम बनाया था। ठीक है, और उसको जूम करके इधर बना दिया है। ठीक है, मान लिया 1 मीटर लंबाई में फेरों की संख्या कितनी, स्मॉल n, तथा कुल फेरों की संख्या कितनी n, तब 1 मीटर में कितना आ जाए, n/l। ठीक है, अब जरा समझते हैं, क्योंकि हमें चुंबकीय क्षेत्र निकलवाने के लिए देता है। तो हमारा टॉपिक है परिनालिका के भीतर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, परिनालिका के भीतर किसी बिंदु पर क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र। तो जरा देखिए, ये परिनालिका है, तो किसी भी अंदर, इसके अंदर निकालना है। मान लो यहाँ निकालना है, इसमें देखिए, मान लीजिए इस पॉइंट पे क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, ज़रा समझते हैं इस चीज़ को। तो देखिए मैंने यहाँ डायग्राम बना लिया है, ये वाला। ठीक है, तो इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो इस पर निकालूंगा। तो पहले ध्यान दीजिए, मैं एक छोटा सा खंड काट लेता हूँ। ये मैंने छोटा सा खंड काट लिया, तो इसकी चौड़ाई कितनी है, dx। ठीक है, कितनी चौड़ाई है, dx। ध्यान दीजिए, तो इसके कारण क्या होगा, इसमें कुछ फेरे होंगे इस प्रकार से, ज़रा देखिए, इस प्रकार से फेरे होंगे। ठीक है,
तो ये जो पॉइंट है इसकी एक्सिस भी आएगा, ठीक है, इसकी एक्सिस भी आएगा। ऐसे ढेर सारे अगर मैं कॉइलों को खड़ा कर दूं तो यही मिल जाएगा वापस से। तो इसके कारण इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालूंगा, इसके एक्सिस पर, ठीक है, इसके अक्ष पर क्या निकालूंगा, चुंबकीय क्षेत्र। तो जरा देखिए, तो इसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा B इक्वल टू dV इज इक्वल टू म्यू नॉट I R स्क्वायर अपॉन 2 R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। जैसा कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा होगा, मैंने इसको पढ़ाया था, ठीक है। तो ये एक फेरे के कारण, तो इसमें जरा देखते हैं कितने फेरे। तो जैसा कि अभी आपने पढ़ा है कि एक अंक लंबाई में कितने n फेरे हैं, ठीक है। एक यूनिट लंबाई में कितने, एक अंक लंबाई में फेरे, एक अंक लंबाई में फेरे बराबर n है, ठीक है। कितने फेरे, n। अगर 2 लंबाई में पूछूँ, 2 मीटर लंबाई में कितना हो जाए 2n, 3 मीटर में पूछूँ तो 3n, 4 में पूछूँ तो 4n। अगर मैं पूछूँ dx लंबाई में फेरों की संख्या, dx लंबाई में फेरों की संख्या, तो dx का गुणा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, संख्या इज इक्वल टू n dx, ठीक है। तो फेरों की संख्या पता चल गई, इसमें कितने फेरे, तो इसका क्या कर देंगे, गुणा कर दें n dx। तो इतना हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। अब केवल हमको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब जरा सॉल्व कैसा करेंगे, देखो, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो जरा मैं अगले पेज पे ले लेता हूँ ये सब। तो देखिए, आपको दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है, ठीक है। चलो समझते हैं। तो dV बराबर कितना आ गया, dV इज इक्वल टू म्यू नॉट I R स्क्वायर अपॉन 2 R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 n dx, ठीक है। अब जरा देखिए, यहाँ से यहाँ तक का इसको ये कितना है, थीटा, क्योंकि मुझे देखिए समाकलन ले लेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन लेने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर क्यों मुझे क्या निकालना है, कुल चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो समाकलन के थ्रू निकालेंगे, इंटीग्रेशन dV इज इक्वल टू कितना हो जाए, इंटीग्रेशन म्यू नॉट I R स्क्वायर अपॉन 2 R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 n dx, ठीक है। जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेते हैं, ये कितना हो जाए, B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन, देखिए 2 कांस्टेंट है और I R स्क्वायर, ठीक है। इसमें R क्या वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 1/r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 dx, n को बाहर निकाल लेते हैं, n dx। तो इसका क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है। तो ज़रा समझते हैं। तो सबसे पहले ये सारी वैल्यू रख लेते हैं, उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करना है, तो ज़रा देखिए कि यहाँ से यहाँ तक चलेंगे, क्योंकि ये पूरा कवर करना है, ये पूरा एरिया कवर हो जाए। तो इसको मैं बोल रहा हूँ θ1 कोड, कितना बोल रहा हूँ, थीटा। और ये देख लेते हैं, ये कितना कोड बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक का θ बन रहा है, और ये पूरा कवर करना है इधर का, तो ये कितना हो जाएगा θ2, ठीक है। तो मेरे को कहाँ से कहाँ आना है, θ1 से θ2 तक इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, डायग्राम को फिर से समझा देता हूँ। ये एरिया कवर करना है, ठीक है। तो ये कितना है, θ1 कोड बना रहा है, और यहाँ से यहाँ तक कितना पूरा θ2, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, θ। तो जरा देखिए कहाँ से कहाँ जाएंगे, θ1 से θ2 इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब जरा देखिए, वेरिएबल कुछ और के टर्म में और थीटा एक वेरिएबल और है, तो इनको एक ही वेरिएबल के रूप में बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो जरा कैसे बनाएंगे, जरा देखो। तो देखिए, तो यहाँ से सबसे पहले इस dx को हटाने का प्रयास करते हैं। जरा देखिए डायग्राम हमारा कहाँ है, देखो ये कितना है, रेडियस r रहेगा, तो ये कितना r, ये कितनी दूरी पर x। तो इस ट्रायंगल को मैं थोड़ा सा यहाँ बना लेता हूँ। तो ये कितना x और ये कितना r, ये रहा थीटा। और यहाँ से tan थीटा बराबर पूछो कितना हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधा, तो r अपॉन x हो जाएगा। अगर यहाँ से अगर निकाला जाए तो x बराबर कितना आ जाए, r अपॉन tan थीटा, और x बराबर कितना आ जाए, r cot थीटा। इसको क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो dx बराबर कितना आ जाएगा, dx इक्वल टू r इसका cot थीटा का कितना होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस में। तो माइनस को मैं आगे रख लेता हूँ, और क्या आ जाएगा d थीटा। तो इसको dx की जगह यहाँ रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू n म्यू नॉट I R स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रेशन 0 से ये θ1 से θ2, ठीक है,
dx की जगह, तो देखिए माइनस को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, आर कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे किसका मान रख देते हैं, एक्स का मान रख देते हैं, तो एक्स का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, आर कॉट थीटा। तो जरा देखिए आर स्क्वायर एक्स का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। ठीक है, अच्छा इसमें से आर स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे, कितना आ जाए, एन म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रेशन θ1 से θ2। ध्यान दीजिए आर तो रहे यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसमें से आर स्क्वायर को कॉमन कर लूँगा तो आर स्क्वायर की पावर 3/2 ये आ जाएगी, और अंदर क्या बचा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। ठीक है, अब जरा समझते हैं इसको, माइनस एन म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 θ1 से θ2। देखिए ये कितना हो गया, आर कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, देखिए इसके स्क्वायर से कर जाए तो कितना आ जाए, आर क्यू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ऊपर का पावर कितना, 3/2। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एन म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 θ1 से θ2, आर से आर कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1/r²। तो आर स्क्वायर को बाहर निकाल देता हूँ मैं, क्या बच्चा, देखिए स्क्वायर से ये खत्म हो जाए तो ये कितना बचा, कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है, कोसेक क्यू थीटा डी थीटा, इससे ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के एन म्यू नॉट आई, इससे ये कैंसिल हो गया, अपॉन 2 इंटीग्रेशन θ1 से θ2 1/कोसेक थीटा बचा। लेंदी ज़रूर है लेकिन बेस्ट सॉल्यूशन मिलेगा इसको आपको। ठीक है, क्योंकि जिससे न्यूमेरिकल कोई नहीं बचेगा, माइनस एन म्यू नॉट आई अपॉन 2, ये क्या हो जाएगा, θ1 से θ2, ये हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, डी थीटा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, θ1 से θ2। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो साइन थीटा कितना होता है, माइनस एन म्यू नॉट आई अपॉन 2, साइन थीटा इंटीग्रेशन करोगे माइनस के कॉस थीटा हो जाएगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ दे दिए, θ1 से θ2, तो माइनस देखिए यहाँ से माइनस एन म्यू नॉट आई अपॉन 2, यहाँ पर लिमिट रखेंगे तो माइनस की अपर लिमिट कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। ठीक है, और ये इसको सॉल्व करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा माइनस एन म्यू नॉट आई अपॉन 2, ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा माइनस के कॉस θ2 माइनस के कॉस थीटा, ये प्लस का हो जाएगा θ1। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ज़रा माइनस इसमें से कॉमन कर लेते हैं तो क्या आएगा, ज़रा देखो, ये आ जाएगा b बराबर, माइनस कौन कर लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा एन म्यू नॉट आई अपॉन 2 कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। ये हो गया आपका एक्सप्रेशन, जिसको आपको हमेशा याद रखना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये एक्सप्रेशन। ठीक है, क्योंकि θ1 θ2 अगर दिए हैं तो उस हिसाब से करोगे, अदरवाइज देखिए θ1, देखिए कहाँ गया डायग्राम, अगर मान लीजिए इनफाइनाइट लंबी है, ठीक है, यदि अनंत लंबाई की रही है, यदि अनंत लंबाई की हो, अनंत लंबाई की हो, ठीक है, तो इनका मान कितना हो जाएगा, 2 रख देंगे, तो इससे 2 कट जाए तो b बराबर कितना आ जाएगा, एन म्यू नॉट आई। ठीक है, ये आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा अनंत लंबाई के लिए। ठीक है, बेसिकली आपको हमेशा याद इसी एक्सप्रेशन को रखना है। ठीक है, तो कुछ इसी प्रकार से आपको लिखना है, अगर परिनाल का आती तो एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो पहले तो ये परिनाल का बताने, परिनाल का क्या है, फिर ये डायग्राम बनाने हैं, उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, इसके भीतर ये डायग्राम बनाना है, और उसके बाद पूरा ये कैलकुलेशन है। ठीक है, और कोई समस्या है तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, क्योंकि ये थोड़ा सा कैलकुलेशन ही आप परेशान कर सकते हैं आपको, और कुछ नहीं करेगी। ठीक है, तो चलिए अगला टॉपिक देखते हैं जो हमारा, तो इसको देखिए, जो आपने अभी एक डेरिवेशन किया था परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, इसको एक दूसरे प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जिससे एम्पेयर के तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ज़्यादा कोई कैलकुलेशन नहीं है और डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड है एम्पेयर के परिपति निर्भर। तो जैसा कि आपके सामने एक परिनालिका है जिसको काटा गया है, ठीक है, अनुदैर्घ्य प्रकृति से। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, बिंदु पी पर क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक एम्पेयर का परिपति नियम की रचना करते हैं। ठीक है,
तो एक पथ चुन लेते हैं। ये क्या चुन लिया, एक पथ चुन लिया और इस पथ का इमेजिनरी पथ है, ठीक है, नाम दे देते हैं ABCD, ठीक है। तो इससे गुजरने वाला इसके लिए अगर एम्पियर का परिपति नियम लिखें तब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तब एम्पियर के परिपति नियम से, एम्पियर के परिपति नियम से, परिपतीय नियम से क्या कहता है एम्पियर का परिपति नियम? ये कहता है क्लोज इंटीग्रेशन B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट ऑफ I, जितनी भी धारा इसने घेरी हुई है, ठीक है। तो जरा देखिए इसने कितनी धारा घेरी है उसको भी समझते हैं, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा बता देता हूँ। तो माना एकांक लंबाई में फेरों की संख्या बराबर n है, ठीक है। एकांक लंबाई में कितने फेरे n, ठीक है। और कुल फेरों की संख्या कितनी है? कुल फेरों की संख्या बराबर n, ठीक है। तब देखिए तो इसका ध्यान दो, इसकी मैं लंबाई मान लेता हूँ b, इसको l ले लेते हैं, ठीक है, इसको l इसको b, ठीक है। तब इसको देखिए, इसको लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, ध्यान देना, इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन a से b लिखूँगा, ठीक है, c से d, तो c से d तो कितना पोर्शन आ रहा है हमारा c से d में B.dl इंटीग्रेशन d से a, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कवर हो जाएगा। अब ये कर लें इंटीग्रेशन B.dl, आगे देखिए a से b, इंटीग्रेशन b इंटू dl, कहाँ से कहाँ चल रहे हैं, a से b, ठीक है। अब कौन सा आ जाएगा, b से c, इंटीग्रेशन b से c, ठीक है। अब c से d आएगा तो वापस से वही आ जाओगे, इजिकल टू कितना आया, म्यू नॉट ऑफ I, ठीक है, जो नेट धारा इसने घेरी हुई है। अब जरा देखिए इसको खोलेंगे तो C.d.B.dl cos थीटा प्लस इंटीग्रेशन D.A.B.dl cos थीटा, ठीक है। ये लिमिट नहीं है, बस रिप्रेजेंटेशन बना दिया, चाहो तो आप यहाँ भी लिख सकते हो इनको, इससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। मैं लिख देता हूँ इधर, ठीक है, B.d ये क्या आया, B.dl cos थीटा प्लस ये कितना आया, B.dl cos थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I नेट, ठीक है। अब जरा समझिए, ध्यान देना, CD वाले पोर्शन को देखिए यहाँ पर, तो DL भी इधर है और चुंबकीय क्षेत्र की भी दिशा इधर है, तो यहाँ थीटा कितना है, 0 डिग्री, तो यहाँ थीटा बराबर 0 डिग्री। यहाँ थीटा कितना है, जरा देखिए, DL इधर है, DL ये रहा, और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो यहाँ थीटा बराबर 90 डिग्री। यहाँ देखिए यहाँ पर कितना है, थीटा बराबर 180 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि आपका DL इधर है और चुंबकीय क्षेत्र इधर है। यहाँ देखो तो थीटा बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो देखिए इंटीग्रेशन B.dl cos 0 इंटीग्रेशन B.dl cos 90 डिग्री इंटीग्रेशन B.dl cos 180 डिग्री इंटीग्रेशन B.dl cos 90 डिग्री इज इक्वल टू म्यू नॉट I नेट, ठीक है। अब जरा समझते देखिए ना, cos 90 कितना होता है, 0, तो ये पूरा टर्म 0, ये वाला 0, ठीक है, और ये टर्म भी 0 हो जाए, क्यों लिख दो, क्योंकि कारण क्या है, ये हम मान के चलते हैं, ये जो बिंदु है चूँकि AB सिरा बहुत दूरी पर है, अतः यहाँ चुंबकीय क्षेत्र 0 मान सकते हैं, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र 0 मान सकते हैं, ठीक है, मान सकते हैं, होगा नहीं लगभग, बट मान लेते हैं हम, ठीक है, मान सकते हैं। तो कितना पोर्शन बचा, ये बचा, तो B.dl इज इक्वल टू C से D कितना आया, म्यू नॉट इंटू I नेट, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाए, B, और ये देखिए DL का इंटीग्रेशन करो तो ये वाला पोर्शन आएगा, तो BL इक्वल टू कितना आ गया, म्यू नॉट INE, ठीक है, नेट, ठीक है। तो ये आ गया 74, तो B बराबर निकालो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I/L, ठीक है। अब जरा देखिए, माना क्योंकि एक फेरे के कारण निकाला हमने, तो अब जरा देखना ध्यान से, ये एक फेरे के कारण चुने, माना कुंडली में n फेरे हैं,
n फेरे हैं। तो कितना हो जाए, बी एल बराबर n का गुणा कर देंगे म्यू नॉट n आई अपॉन l, और ये कितना हो जाएगा, स्मॉल n हो जाएगा। लास्ट वीडियो में आपने देखा था म्यू नॉट n आई, ठीक है। तो कितना आ गया, ये b बराबर आई के यहाँ पे कुल धारा, ठीक है। तो कोई समस्या नहीं होगी, आप इस प्रकार से भी इससे न्यूमेरिकल को हल कर सकते हैं, ठीक है। अब जरा देखते हैं हम अपना टॉरॉइड का कंसेप्ट। तो चलिए बच्चों देखते हैं टॉरॉइड, ठीक है। तो जैसा कि अभी आपने एक इमेज देख ली होगी, कुछ गोल गोल सा था, तो जो आपने देखा वो अभी टॉरॉइड ही था। तो देखो टॉरॉइड समझते हैं। तो ये टॉरॉइड क्या होता है, एक खोखला छल्ला होता है, ठीक है। क्या होता है, एक गोलाकार छल्ला होता है। तो मैंने ये एक छल्ले के आकार में बना दिया है, और जिस पर क्या होता है, तांबे के फेरे, अत्यधिक फेरे एक दूसरे से सटाकर लपेट दिए जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या बना लिया, छल्ला बना लिया। अब मैं इस पर क्या लगा देता हूँ, तांबे के तार के फेरे लगा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए मैंने डायग्राम बना लिया है, ठीक है। ये जो फेरे हैं एक दूसरे से सटाकर लपेटे जाते हैं, ठीक है। मैंने डायग्राम में थोड़ा दूर दूर बनाए आपको समझाने के लिए। तो लिखोगे टॉरॉइड क्या होता है, टॉरॉइड एक वृत्ताकार छल्ला होता है जिस पर तांबे के तार के फेरे एक दूसरे से सटाकर लपेट दिए जाते हैं, ठीक है। लपेट दिए जाते हैं। तो ये तो हो जाएगी आपकी टॉरॉइड की परिभाषा, ठीक है। तो कुछ नहीं होता है, एक खोखला छल्ला होता है, ठीक है, जिस पर क्या कर दिया जाता है, तांबे के तार के फेरे एक दूसरे से सटाकर लपेट दिए जाते हैं। अब जरा इसका मैग्नेटिक फील्ड देखें, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, जरा देखिए। अगर इसको काट दें तो यहाँ से करंट आ रहा है, तो जरा देखिए मैं इसको थोड़ा सा इधर बनाने का प्रयास करता हूँ। तो मैंने डायग्राम बना लिया है। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से तार यहाँ से आ रहा होगा, इस तरीके से इसमें प्रवेश कर रहा होगा, ऐसे यहाँ से निकल रहा होगा, इसमें प्रवेश कर रहा होगा, यहाँ से निकल रहा होगा, इसमें प्रवेश कर रहा होगा, ठीक है। तो देखिए इसके कारण हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र। देखिए इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कुछ इस तरीके से इसके अंदर सर्कुलेट हो रहा होगा, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो तीन कंडीशन बन सकती है, एक तो यहाँ निकाल लें चुंबकीय क्षेत्र इसके अंदर, दूसरा यहाँ निकाल लें, और एक कहाँ निकाल लें, तीसरा बाहर, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं टॉरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो टॉरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो जरा देखिए, तो मैं एक टॉरॉइड बना लेता हूँ यहाँ, क्योंकि यहाँ मेरे को बहुत ज़रूरत पड़ेगी। हर एक उसमें आपको डायग्राम बनाना है, जहाँ डायग्राम दिया है वहाँ आपको डायग्राम छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा मैं क्रॉस से दर्शा दे रहा हूँ, आप समझ जाओगे मेरी भावनाओं को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, ये मतलब यहाँ पर क्या है, तार अंदर, ये ऊपर वाला डायग्राम भी बना लिया, ठीक है। और यहाँ से करंट ऊपर से आ रहा है, ठीक है। इस प्रकार से करंट आ रहा है, और ये जो क्रॉस बनाया है उसमें प्रवेश कर रहा है, ठीक है। तो मेरे को क्या निकालना है, इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो ये पॉइंट ले लिया, ठीक है। ये क्या ले लिया, पॉइंट पी ले लिया। यहाँ पर क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र। ये क्या इसका केंद्र हो। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक एम्पियर के परिपतीय नियम का प्रयोग करूँगा, ठीक है। तो ज़रा देखिए, एम्पियर के परिपतीय नियम से, एम्पियर के परिपतीय नियम से, ठीक है। तो एम्पियर का परिपथी का नियम क्या कहता है, ये कहता है इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ से अगर निकालेंगे तो इसके अंदर, ठीक है, तो लूप द्वारा एम्पियर के लूप द्वारा, ठीक है, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं, एम्पियर लूप। तो एम्पियर
एम्पियर के लूप द्वारा घिरी धारा, ठीक है। जरा देखिए कितनी धारा गिर रही है, इसके अंदर कितनी है, 0, ठीक है। कितनी 0, तो इसको पुट कर देंगे, ठीक है। समीकरण एक में I बराबर 0 रखने पर तो कितना हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 0। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, B क्लोज इंटीग्रेशन DL इज इक्वल टू ये 0, यहाँ से B निकालूंगा कितना आ जाएगा, 0। तो यानी इसका क्या तात्पर्य है कि जो टॉरॉइड होती है उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, 0। अब जरा देखते हैं इस पॉइंट पे चेक करते हैं चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्रोड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र। तो मैंने डायग्राम बना लिया है इसका। तो यहाँ ये क्या है, क्रोड का एरिया, ठीक है। यहाँ पर निकालना है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की रेडियस है इसकी, मान लीजिए B, और इस रेडियस को मान लीजिए A, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक लूप बनाएंगे, ठीक है। एक पथ का चयन करेंगे जैसा कि एम्पियर ने कहा था। तो यहाँ पर एम्पियर का नियम लगाते हैं। तो इसकी रेडियस मान लीजिए आप R, ठीक है। तो ध्यान दीजिए एम्पियर के परिपथीय नियम से अगर आप बच्चों अच्छी तरह अगर आपको याद होगा, तो जब मैं एम्पियर का परिपथीय नियम पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था बहुत ज़्यादा यूज होगा ये। तो देखिए कितना ज़्यादा यूज हो रहा है। अगर आपने वीडियो वॉच नहीं किए तो जा करके देखिए, ठीक है। एम्पियर के परिपथीय नियम से, तो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कहला, क्लोज इंटीग्रेशन B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई नेट, जो जितनी भी धारा इससे गिरी हुई है, ठीक। तो जरा देखो कितनी धारा गिरी हुई है, सारी धारा गिरी हुई है। तो जरा ध्यान दो, तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ तो इसको देखिए B कॉमन हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, क्लोज इंटीग्रेशन DL इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई नेट, ठीक है। यहाँ से इसको क्या करेंगे तो B बराबर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 2πr, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट, ठीक है। तो यहाँ से B बराबर निकालूंगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2πr और आई नेट। अब जरा धारा देख लें कि कुल कितनी धारा है। तो मान लीजिए माना परिनालिका में फेरों की लंबाई, फेरों की संख्या बराबर n है, ठीक है। फेरों की संख्या कितनी, n, और एक फेरे में धारा बराबर I है, ठीक। एक फेरे में I है, 2 में 2I हो जाएगी, 3 में 3I, तो n में कितना आ जाएगा, तो कुल धारा बराबर कितनी है, कुल धारा n फेरे हैं और एक फेरे में धारा कितनी I, तो कितना आ जाएगा NI। इसको यहाँ पुट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा म्यू नॉट 2πr और धारा की जगह NI, ठीक है। तो ये आ गया चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन थोड़ा सा ये R को लेकर के, R का जो मान होता है वो एवरेज रखा जाता है, जिसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। जो R का मान अगर आप रखना चाहो तो देखिए वैसे तो आपका एक्सप्रेशन यही हो गया, ठीक है। लेकिन देखिए ध्यान देना, कभी यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र पूछे, यहाँ पर पूछे, तो अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र के हिसाब से निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आपको पूछ ले कि मैक्सिमम कहाँ होगा इसमें, क्रोड के अंदर कहाँ होगा, तो आप क्या करोगे, तो R बराबर कितना रख दो, तो R एवरेज बराबर रखो A + B/2। तो इसका यूज करके आप निकाल सकते हो कहाँ पर मैक्सिमम रहेगा, कहाँ पर मिनिमम रहेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, B मैक्सिमम कहाँ रहेगा, म्यू नॉट अपॉन 2π ANI, ठीक है। तो मैक्सिमम यहाँ रहेगा कहीं, ठीक है। तो ये रहा चुंबकीय क्षेत्र। और मिनिमम कहाँ रहेगा, B मिनिमम, तो क्या रख दोगे, B रख दोगे म्यू नॉट अपॉन 2π BNI, ठीक है। तो ये हो गया आपका चुंबकीय क्षेत्र, मैक्सिमम और मिनिमम इसके भी अंदर, ठीक है। अब जरा देखते हैं एक एक्सप्रेशन और रह गया है, इसके भार टॉरॉइड की क्रोड के भार चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो जरा देखते हैं टॉरॉइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र। तो टॉरॉइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, जरा देखते हैं। तो देखिए ये टॉरॉइड है, ठीक है। छोटी सी बना लेता हूँ अभी क्योंकि इतना डायग्राम की मेरे को नीड नहीं होगी, ठीक है। तो टॉरॉइड के बाहर कोई बिंदु P ये मान लिया, ठीक है, यहाँ निकालना है। तो क्या करूँगा,
लूप बना लिया एम्पियर के नियम से, ठीक है। तो क्या हो जाए एम्पियर का परिपति नियम से, एम्पियर के परिपतीय नियम से, परिपतीय नियम से, एम्पियर के परिपतीय नियम से। तो क्या कहता है एम्पियर का परिपथ, क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक है, आई नेट। जरा देखिए कितनी धारा गिरी हुई है, जितनी धारा इसमें प्रवेश अंदर की ओर जा रही है उतनी धारा आ रही है, तो आई बराबर कितना होगा टोटल 0, क्योंकि देखिए यहाँ से धारा आ रही है यहाँ से जा रही है, तो कुल धारा कितनी रहेगी 0। तो यहाँ रखो म्यू नॉट इंटू 0 इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल, और यहाँ से आंसर निकालो तो बी बराबर कितना आ जाएगा 0 टेस्ला, ठीक है। तो यानी कि जो तुम्हारा टॉरॉइड होता है उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र केवल क्रोड के अंदर ही होती है, बाहर और अंदर नहीं होती है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ दे रखा है पृथ्वी के भूचुंबकत्व के अवयव की व्याख्या करो तथा चुंबकीय आमंत्रण और भौगोलिक आमंत्रण क्या है। ये क्वेश्चन बच्चों कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में और आता ही आता है लगभग, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि कई बार ये पूछा गया, मैक्सिमम इंटेंसिटी रही है इसको पूछने की। तो समझते हैं क्या चीज़ है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको चुंबकीय आमंत्रण और भौगोलिक आमंत्रण समझा देता हूँ, ठीक है। चुंबकीय आमंत्रण क्या है, थ्योरेटिकल पोर्शन है ये, ऐसा कुछ न्यूमेरिकल नहीं है, चुंबकीय आमंत्रण, ठीक है। तो चुंबकीय आमंत्रण क्या है जरा समझते हैं, ठीक है। किसी स्थान पर तो देखो समझते हैं, मैंने इसको लिख लिया है। किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रतापूर्वक लटकी चुंबकीय सुई की अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को क्या बोलते हैं, चुंबकीय आमंत्रण। तो देखिए समझिए, मान लीजिए ये कोई चुंबकीय सुई है और इसी अपने गुरुत्व केंद्र से कुछ इस प्रकार लटकी हुई, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। जैसा आप देख पा रहे हैं वीडियो में इस प्रकार से। तो ये कुछ इस प्रकार, तो इसमें से जो तल होकर के जाएगा इस सुई के अक्ष से जो होकर तल जाएगा उसे क्या बोलेंगे, चुंबकीय आमंत्रण, ठीक है। कुछ इस प्रकार से यदि कोई तल जाता है, देखिए कुछ इस प्रकार से जो तल होकर के जाएगा, ये इसके अक्ष है, ठीक है, इस प्रकार से होकर के जो तल जाएगा उसके बोलेंगे चुंबकीय आमंत्रण, ठीक है। तो देखिए चुंबकीय सुई क्या होती है, ठीक है। जैसा कि अब मैं थोड़ा सा साइड में इमेज देख पा रहे हैं आप, ठीक है। तो उस इमेज में जो आकृति आपको दिखाई जा रही है, जो यंत्र दिखाया गया है वही चुंबकीय सुई है, ठीक है। आप लोगों ने देखी होगी लेबोरेटरी में, मैंने फिर भी लगा दिया है, देख लीजिए। इससे क्या है कि आपको कंसेप्ट समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो जैसे समझ लीजिए ये कोई चुंबकीय सुई है, ठीक है, ये क्या है, चुंबकीय सुई है। मैं डायग्राम बना लेता हूँ इसका। ये क्या है, कोई चुंबकीय सुई, और ये अपने गुरुत्वाकर्षण से स्वतंत्र लटकी हुई है, स्वतंत्रतापूर्वक, ठीक है। तो इससे होकर के जो तल जाएगा, इस सुई से होकर के, इसकी अक्ष से होकर के जो तल गुजरेगा उसको क्या बोलेंगे, चुंबकीय आमंत्रण बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, चुंबकीय आमंत्रण। तो अगला देखते हैं हमें, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, चुंबकीय आमंत्रण। एक और दिया भौगोलिक आमंत्रण। भौगोलिक आमंत्रण को भी समझते क्या है, भौगोलिक आमंत्रण, ठीक है। तो चुंबकीय आमंत्रण, भौगोलिक आमंत्रण क्या होता है। तो देखो पृथ्वी के किसी स्थान पर, किसी भी स्थान पर पृथ्वी के उत्तरी पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा में से जाने वाले तल को भौगोलिक आमंत्रण कहते हैं, भौगोलिक आमंत्रण कहते हैं, ठीक है। देखो जरा समझते हैं क्या लिखा है, किसी भी स्थान पर पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाले रेखा में से होकर जाने वाले तल को क्या कहते हैं, भौगोलिक आमंत्रण। तो देखिए यहाँ मैं पृथ्वी की रचना कर लेता हूँ, ठीक है, ये मैं पृथ्वी को बना लेता हूँ। तो चलिए बच्चों समझते हैं, मैंने डायग्राम को बना लिया है।
जैसे कि ये पृथ्वी बनाई हुई है यहाँ, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के गर्भ में क्या है, एक चुंबक है, ठीक है, जिसका दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव में और उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव में। तो ये क्या है, उत्तरी ध्रुव, और ये क्या है, पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव। तो इनसे होकर के जो रेखा जाती है, तो इससे जो तल होकर के जाता है, इससे जो तल होकर के जाता है उसको क्या बोलते हैं, भौगोलिक यामोत्तर, ठीक है। क्या बोलते हैं, भौगोलिक यामोत्तर बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए कि ये क्या है, अक्षय इसकी, ठीक है, ये क्या है, रेखा जो इनसे होकर के जा रही है। अगर इस तरीके का कोई इससे अगर प्लेन गुजरे, ठीक है, तो इस प्लेन को क्या बोलेंगे, ये जो प्लेन को आप देख पा रहे हो, ठीक है, जो इसकी अक्ष से होकर के जा रहा है, इसको बोलेंगे भौगोलिक यामोत्तर। क्या बोलेंगे, भौगोलिक यामोत्तर। और वहीं अभी आपने समझा था चुंबकीय यामोत्तर। तो ये क्या है कि ऐसे क्या होगी, कोई चुम्बक होगी, ठीक है, चुंबकीय सुई इसी की रेखा के अनुरूप आएगी, ठीक है। तो इसके लंबवत जो तल होगा, जो इससे होकर के गुजर के जो तल जाएगा, उसको बोलेंगे चुंबकीय यामोत्तर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक कोण बन रहा है जिसकी मैं आगे बात करूँगा। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कोई समस्या नहीं होगी। देखिए कैसे याद रखोगे, चुंबकीय यामोत्तर क्या था कि चुंबकीय रेखा से होकर के जो तल जाता है उसको बोलते हैं चुंबकीय यामोत्तर। और वहीं पृथ्वी के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा से होकर के जो तल जाता है उसको बोलते हैं भौगोलिक यामोत्तर, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई समस्या होगी नहीं। अब जरा अगले टॉपिक को समझते हैं, क्योंकि कहा है पृथ्वी के भूचुंबकत्व के अवयव। तो भूचुंबकत्व के अवयव, भूचुंबकत्व के अवयव, ठीक है, मुख्यतः 3 अवयव हैं भूचुंबकत्व के अवयव। जरा समझते हैं कौन कौन सा है अवयव। पहला है नति कोण, नति कोण, ठीक है। दूसरा है नमन कोण, नमन कोण। और तीसरा पृथ्वी के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटक, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के, चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज तथा लंबवत घटक, क्षैतिज तथा लंबवत घटक। अब जरा 1 बाय 1 इन तीनों को समझते हैं, ठीक है। तो चलिए समझते हैं नमन कोण क्या है। नमन कोण वह कोण है जो पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के मध्य बनता है। अब देखिए समझिए, मैं थोड़ा सा डायग्राम बना देता हूँ कि मान लीजिए एक चुंबकीय सुई बना लेता हूँ मैं यहाँ। ये एक चुंबकीय सुई बना ली मैंने, ठीक है। ये क्या है, ये रहेगी इसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये क्या है, इसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, क्षेत्र की दिशा, ठीक है। और यहीं क्षैतिज की दिशा देखें तो ये हो जाएगी क्षैतिज। तो इनके मध्य में जो कोण बन रहा है, इन दोनों के मध्य में जो कोण बना है उसको क्या बोलते हैं, नति कोण या नमन कोण बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, नति कोण या नमन कोण। क्या बोलेंगे, नति कोण या नमन कोण। और एक खास बात जो आपको याद रखनी है इसमें, कि ध्रुवों पर नति या नमन कोण का मान, नति या नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। 1 नंबर में अक्सर पूछ लेता है। जबकि निरक्ष पर 0 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका नति कोण या नमन कोण, ठीक है। डायग्राम को आप बना दोगे, ठीक है। डायग्राम आप देख पा रहे होंगे अभी वीडियो में, ठीक है। साइड में देखिए जो कोण, ये जो डायग्राम है क्लियरली आपकी वीडियो पे आपको दिख रहा है। तो देख लेते हैं अगला जो कि इम्पोर्टेंट फैक्टर है चुंबकीय क्षेत्र के अवयव का, तो द्विघात कोण, ठीक है। तो द्विघात कोण क्या है कि जो चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के मध्य कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं, द्विघात कोण। ये क्या है आपका भौगोलिक यामोत्तर, भौगोलिक यामोत्तर, और ये क्या आपका चुंबकीय यामोत्तर, ठीक है। कन्फ्यूजन से बचने के लिए इसका नाम दे देते हैं ABCD, ठीक है, इसका EF। तो भौगोलिक यामोत्तर क्या है, ABCD वाला है, और चुंबकीय यामोत्तर क्या है, BCFE वाला है, ठीक है। तो इससे क्या कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ये जो इन दोनों के मध्य कोण बना है इसी को बोलते हैं द्विघात कोण। तो अल्फा क्या है यहाँ, द्विघात कोण, ठीक है।
ज़रा पीछे वाले डायग्राम में देख लेते हैं, जैसा कि मैंने बताया था। तो ज़रा देखिए, तो देखिए ये क्या था, चुंबकीय आमोत्तर था, यहाँ से जो जा रहा था चुंबकीय आमोत्तर, और ये क्या था, यहाँ से जो तल जा रहा था भौगोलिक आमोत्तर। तो ये जो कॉर्ड बन रहा था इसी को बोलते हैं द्विकपात कॉर्ड। ठीक है बच्चों, अब जरा देखते हैं अपना नेक्स्ट घटक। तो चलिए बच्चों देखते हैं पृथ्वी के भौगोलिक। तो देखिए ये क्या है, चुंबकीय आमोत्तर, ये क्या है, क्षैतिज है। ठीक है, तो इसके साथ क्या कॉर्ड बना है, थीटा, और ये क्या है, चुंबकीय निरक्ष। ठीक है, तो इधर जो कंपोनेंट टूटेगा वो क्या होगा आपका बी एच हॉरिजॉन्टल, और इधर जो कंपोनेंट टूटेगा वो क्या होगा बी वर्टिकल। ठीक है, बी बी से, और इधर क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है बी ई, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, जिसको मैंने कुछ इस प्रकार से लिख के पहले रखा, जरा समझ लीजिए। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। ठीक है, माना किसी स्थान पर चुंबकीय आमोत्तर में, ये क्या है चुंबकीय आमोत्तर डायग्राम बना रखा है, जरा देखिए ये मैंने डायग्राम नीचे बना रखा है। ठीक है, ये डायग्राम, ये क्या है भौगोलिक आमोत्तर है, और ये क्या है चुंबकीय आमोत्तर। ठीक है, और इसमें क्या है चुंबकीय सुई है। तो जरा समझते हैं इसको। तो माना किसी स्थान पर चुंबकीय आमोत्तर में काम करने वाले पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बीई को, ठीक है, चुंबकीय आमोत्तर में काम कर रहा है ये बीई। ठीक है, ये क्या है बीई, चुंबकीय आमोत्तर में काम करने वाले चुंबकीय क्षेत्र बीई को क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या किया जाता है, इसको तोड़ा जा सकता है। ठीक है, जिन्हें बी एच, ठीक है, एच का मतलब क्या हॉरिजॉन्टल क्षैतिज, तथा बी बी से प्रदर्शित, बी मतलब वर्टिकल से प्रदर्शित करते हैं। तो जरा देखिए, माना एन एस एक स्वतंत्रता पूर्व लटकी चुंबकीय सुई है, ये क्या है एक चुंबकीय सुई है एन एस। ठीक है, जो कि ओ पी क्यू आर तल में। ठीक है, ओ पी क्यू आर तल में। ठीक है, ये क्या है ओ पी क्यू आर तल, जो कि चुंबकीय आमोत्तर है। ये तल का क्या नाम है, चुंबकीय आमोत्तर है। तथा ओ आर एल भौगोलिक आमोत्तर है, जो कि यहाँ दिखाया हुआ ओ एल एम आर क्या भौगोलिक आमोत्तर है। इन दोनों तलों के मध्य द्विपात कोण अल्फा है। तब चुंबकीय सुई की अक्ष ओ क्यू, ठीक है ओ क्यू, ठीक है, तथा ओपी के बीच थीटा कोण बना है। कितना कोण बना है, थीटा कोण बना है इन दोनों के बीच में। देखिए ओ क्यू और ओपी के मध्य कितना थीटा कोण बना है। तब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बी को क्षैतिज तथा लंब घटकों में तोड़ने पर, अब जरा समझिए कि देखिए मैं सिंपल डायग्राम बनाता हूँ। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इधर है बीई, ठीक है, और मेरे को ऐसे तोड़ना है इसको लंबा तथा क्षैतिज घटकों में। तो ये क्या है हॉरिजॉन्टल, और यहाँ थीटा है। तो अगर मैं इसका ये वाला कंपोनेंट तोड़ूंगा इस इधर की डायरेक्शन में, तो ये कितना आ जाएगा, ये वाला हिस्सा जरा देखिए, ये वाला हिस्सा, तो इधर थीटा है तो क्या हो जाएगा बीई कॉस थीटा, और ये किसके बराबर आएगा एच के बराबर। तो इसको बी एच बना देते हैं, तो बी एच बराबर कितना आया बीई कॉस थीटा, और ये वाला कौन सा टूट जाएगा बी, बी बराबर बीई साइन थीटा। ठीक है, कितना हो जाएगा बीई साइन थीटा, जो मैंने यहाँ दर्शाया हुआ है। तो बी एच बराबर कितना आया बीई कॉस थीटा, समीकरण 1 बोल दो, और बी बी बराबर कितना आया बीई साइन थीटा, समीकरण 2। अब जरा समझिए, अगर इन दोनों को मैं स्क्वायर करके जोड़ दूँ, ध्यान देना, समीकरण 1 नाम दे दो इसको, समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ने पर इससे क्या होगा जरा देखो। तो इसका वर्ग करेंगे तो कितना आया बी एच का स्क्वायर और बी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी ई कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा बी ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसमें से बी ई को कॉमन कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बी एच का स्क्वायर प्लस बी बी का स्क्वायर। तो ये कितना होता है 1, तो यहाँ से बी ई बराबर निकालूंगा, कितना हो जाएगा बी ई इज इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू बी एच का स्क्वायर प्लस बी बी का स्क्वायर। ठीक है, तो बी ई बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट बी एच का स्क्वायर प्लस बी बी का स्क्वायर। तो ये आ गया आपका एक नया फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ डायरेक्ट रखा हुआ है। अगर ये थीटा पूछा है तो क्या करोगे, थीटा निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज हो जाए tan इनवर्स बी बी अपॉन बी एस। इसको निकालने के लिए क्या किया गया है, इसको समीकरण 2 में 1 का भाग दे दिया गया है। ठीक है, तो उससे ये आ जाएगा। तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट होता है। और देखिए आप ये जो क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ इन्हें आप अच्छे से तैयार करते रहिए, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, तो बच्चों अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। तैयारी करते रहें, पेपर आपके नज़दीक हैं। तो चलिए।